नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित सिंधी सम्मेलन में ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान आग बबूला हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 500 साल बाद अगर राम मंदिर को वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि सिंध को हम वापस नहीं ले सकते हैं। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन दशकों से अखंड भारत की बात करते रहे हैं। सितंबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक युवा को जवाब दिया था कि जब तक आप बूढ़े होंगे तब अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। इस सपने को साकार होने में 20 से 25 साल लग सकते हैं। नए संसद भवन में भी केंद्र सरकार ने अखंड भारत की तस्वीर लगाई है, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। दरअसल हिंदू बाहुल्य सिंध प्रांत में आस्था से जुड़े कई मंदिर और प्रतीक हैं। वहां हिंदुओं की दयनीय हालत की खबरों के बाद भारत में शामिल करने की मांग उठती रही है। लोकसभा चुनाव में जाति की काट ढूंढ रही बीजेपी हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ेगी। योगी के इस बयान से पाकिस्तान को लगी मिर्ची बीजेपी के हिंदुत्व के अनुकूल ही है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का असरदार चेहरा है। सिंध के हिंदुओं के बहाने उन्होंने भारत के हिंदुओं को साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये बातें आई हैं और अब सिंध को अपनाने की बात हो रही है, वाकई में यदि ये बात वो लाते हैं और उनकी जिस तरह से छवि है, एक कहते हैं ना कि हिंदू नेता के रूप में जिस तरह से उनकी बात है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को सामने लाकर रखती है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या 2.14% है। हिंदू संगठनों का दावा है कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी 4% है, मगर पहचान पत्र नहीं होने के कारण उनकी गिनती नहीं होती है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में ज्यादातर हिंदू बसे हैं। सिंध में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या 4.17 मिलियन है, जो प्रांत की आबादी का 8.73% है। सिंध के उमरकोट जिले में हिंदुओं की आबादी 51% से भी अधिक है। आजादी के बाद पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़े गए और उसके बाद भी कई प्रसिद्ध मंदिरों को स्थानीय हिंदुओं ने दोबारा बनवाया। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है। कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। तो योगी का प्लान अखंड हिंदुस्तान, वाकई में जिस तरह से ये प्लान है और जो कहा जा रहा है कि कोई ऐसी वजह या कारण नहीं है कि हम इसको नहीं ले सकते हैं। जब राम मंदिर आ सकता है, तमाम चीजें आ सकती, तो फिर ये क्यों नहीं? ठीक है, एक ये उनका प्लान हो सकता है, पर ये कितना सफल होगा और ये अचानक से आया कैसे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है। कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। और उसी के लिए सिंधी समाज को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये एक उनका प्लान भी है और निश्चित तौर पर यदि कोई अपनी चीज है और वापस लाने की बात हो रही है वो भी हो जाए, लेकिन लगातार वहां से जिन खबरों को देखते और सुनते आए हैं, क्या यह आसान होगा? किस दिशा में इसका प्लान बनाया जाएगा? किस तरह से इसको लाने की कोशिश की जाएगी? और इन सब के बीच ये बात आखिरकार कैसे निकल कर सामने आई है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अनीता कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू महासभा के प्रदेश प्रचारक बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। गौरव जी, सबसे पहले और एक बहुत छोटा सा सटीक सा सवाल कि सिंध को लाने की बात उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी हमारा हो जाए। ये प्लान जो है ये कैसे आया और इस दिशा में कैसे एकदम सोचने का प्रयास किया गया? मतलब कुछ और इसके पीछे की वजह? देखिए, सिंध का भारत के साथ जो रिश्ता है वो कोई नया नहीं है। 8000 वर्ष पुरानी संस्कृति का हिस्सा है सिंध। और भारत और सिंध कहीं ना कहीं बिल्कुल आपस में एक जैसे चीनी शरबत में घुली रहती है वैसे घुला हुआ है। वहां की जनता जो है सिंध की लगातार एजिटेशन कर रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज बन गई अपने आप को सिंध को पाकिस्तान से अलग करने के लिए। और जो मुहाजिर है, जिस तरीके से उन लोगों ने अत्याचार मचाया है और जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान की सरकार और सेना वहां के
क्षेत्रीय जो इंडिजिनस लोग हैं उनके ऊपर कर रही है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां के लोग पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बलूचिस्तान में स्थिति है, जैसे पीओके में स्थिति है। और सिंध की जहां तक बात है, सिंधी जो लोग हैं बड़े लिबरल हैं वहां के, और हर प्रकार के धर्म का, हर प्रकार के सेक्ट का वहां सम्मान होता है, लेकिन उनको कुचलने का काम, और वहां जितने भी गैर कानूनी कारोबार हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो वहां की धरती को चीन को बेच दिया, वहां पर अब चीन अपनी हुकूमत चला रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां के क्षेत्रीय लोग क्या करें? लगातार स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं या भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। दुनिया के अनेक मंचों पर जा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें, यूएस की बात करें, या फिर लोकल वहां पर बात करें। कुछ ने तो लिबरेशन आर्मी भी बना ली है, सरकार के खिलाफ हथियार बंद बिगुल ठोक दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां की संस्कृति भारत के साथ मेल खाती है और कमोबेश वो भारत का हिस्सा ही रहा है। जब अंतिम शासक राजा दाहिर जब वहां पर थे तो वो तो हिंदू और एक ब्राह्मण शासक थे, और पूरी तरह से वहां की संस्कृति भारत की संस्कृति रही है, और वहां के लोग वापस फिर उसी संस्कृति में आना चाहते हैं। उनके ऊपर जबरदस्ती सारी चीजें थोपी जा रही हैं। तो जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकेत दिया है, वो संकेत इस आधार पर नहीं दिया है कि कपोल कल्पित दिया है, वो ग्राउंड पे वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, वो चल रही है। जबरन सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, और सिंध शेयर करता है भारत के साथ, अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यहां तक कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं सिंध को भारत में ज्यादा सुरक्षा दिखाई दे रही है, तो ये आवाज सिंध के तरफ से ही उठ रही है। और निश्चित रूप से कोई भी डेमोग्राफी हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, अभिन्न भारत का ही हिस्सा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में वहां का भी भूखंड भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाए। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात है। इस तरह से आज पूरे दुनिया का भूगोल बदल रहा है, वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। ऐसे में सभी अपने आजादी की मांग कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के तो चारों प्रांत में ये चीज देखा जा रहा है। चीन में तो बहुत प्रखर रूप से ये चीजें चल रही है। ठीक है गौरव जी, वापस आऊंगी। अनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम मुझे। अब जा रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। योगी का प्लान अखंड हिंदुस्तान, और लगातार जिस तरीके से उनकी एक छवि भी है बिल्कुल हिंदूवादी नेता के रूप में, अब सिंध को लाने का जो प्लान है, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कोई बड़ी वजह नहीं है कि उसको नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जब इतने वर्षों पुराना राम मंदिर हो गया तो फिर इसमें कहाँ बहुत वक्त लगना है, इसे किस तरह से लेते हैं? सबसे पहली बात कि राम मंदिर हो गया, राम मंदिर तो था ही, होगा क्या? राम मंदिर तो था, पहले से था ना। और जहां तक बात है इनका सिंध लाने का या कहीं लाने का, तो पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो पूरे पाकिस्तान को ले आए। खंड खंड तो ये कर रहे हैं, क्यों खंडित कर रहे हैं? एक बार ही पूरे पाकिस्तान को उठा कर ले आए। अब देश में कोई वैसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि फिर दंगा फसाद हो। ठीक है, राम मंदिर हुआ, इस पे कितनी सारी व्यवधानें आई, कितनी सारी कोर्ट कचहरियां हुई, तब राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। लेकिन राम मंदिर तो पहले से था, राम मंदिर को इन्होंने तो नहीं लाया जो कह रहे हैं कि राम मंदिर आ गया। राम मंदिर तो था ही, अब राम भगवान को ले आए। तो ये सब तो बात थोड़ा सा समझ में नहीं आती है कि ये किस तरह की बात करते हैं। और हिंदू जो है वो स्वाभाविक है कि सब जो हिंदू है हिंदू को मानेंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को मानेंगे। हिंदुत्व की बात नहीं है, बात है कि जब लाना है तो पूरा पाकिस्तान का, खुद कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा, तो पूरे पाकिस्तान को उठा ले एक ही बार। ठीक है, सिंध पर क्यों नजर है? मैं जवाब लूंगी गौरव जी से। गौरव जी, एक लाइन में कोई जवाब हो तो दे दीजिएगा, क्योंकि जुड़ी हुई लिंक है, फिर वो छूट जाएगी। पूरा पाकिस्तान ले आइए, सिर्फ सिंध पे क्यों फोकस है सर? कोई बड़ी बात नहीं है। इनका जो सपना है, जो इनकी चाहत है, वो निश्चित रूप से हो सकता है भविष्य में पूरी हो जाए। भारत तो चाहता है, हम तो अखंड भारत का सपना आज भी देखते हैं, तमाम महापुरुषों ने इसका सपना देखा है। तो उस दिशा में ही भारत काम कर रहा है, और जिस तरह से भारत महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, और जो क्राइसिस, चाहे वो
फूड की क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमी की क्राइसिस हो, जिस तरह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, इस प्रकार ये कहीं ना कहीं संकेत भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की आयु बहुत लंबा नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियाद पर, नफरत के बुनियाद पर बना हुआ एक देश है जो अपने ही लगाए हुए आग में जल जाएगा एक दिन। और वहां की जनता इसका स्पष्ट संकेत दे रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पीओके का क्षेत्र हो, यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वही स्थिति है, और सिंध तो पूछिए मत। 65% वहां की इकोनॉमी, वहां के रेवेन्यू का हिस्सा सिंध प्रांत देता है, और सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज सिंध में होती है। इसलिए सिंध मांग कर रहा है कि हमको वापस भारत में विलय कराया जाए। तो ये तो आवाज वहां से उठ रही है, उस आवाज को बल देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो पाकिस्तान का बंटवारा किया, देश का लगभग 30% हिस्सा काट के रख दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, तिब्बत को थाली में सौंप दिया चीन को, तो हर जगह श्रीलंका को एक द्वीप उठा करके दे दिया। तो ये तो अपनी मिल्कियत समझते थे कांग्रेसी, अपना गुलाम समझते थे पूरे देश को, और मन मर्जी तरीके से बंदर बांट करके भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते थे, और आज भी वही कर रहे हैं। चाहे देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं वो भी बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अनीता जी कुछ कह रही थी, वापस आऊंगी, 1 मिनट। बाबा महादेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा महादेव जी, योगी का प्लान अखंड हिंदुस्तान, क्या अखंड हिंदुस्तान तभी होगा जब सिंध हमारे पास आ जाएगा? आज ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये प्लान है या बातें हैं या जो आ रही है, लेकिन ये इस समय पे ये ऐसा कोई प्लान जो बन रहा है, सही है गलत है, उस पे नहीं जाऊंगी मैं। देखिए, कोई अच्छा होता है, कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी नीयत से हो रहा है, बढ़िया है। ये इस समय पे ये तमाम बातें क्यों आ रही है? वैसे ही बीजेपी को कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है और यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदूवादी हैं, अखंड भारत की बात है। आरएसएस पे ये तमगा पहले ही लग चुका है कि लंबे समय से वो एक सपना देख ही रहा अखंड भारत का, तो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए, बाबा आशुतोष अमर जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने वही कहा है जो निकट भविष्य में होने वाला है। और मैं आपको कह दूं कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और उनके चुनावी वादों में अखंड भारत के, तो उन्होंने कोई अलग से या कोई ऐसी बात नहीं जो अस्वीकार किया जाए, वो बहुत अच्छी बात कही है। और वास्तव में पूरा पाकिस्तान भी भारत में मिल जाए तो यही उचित है। लेकिन अब एक बात और बता दूं कि परिस्थितियां अगर आप देखें और IMF के शर्तों के कारण पंजाब की जनता, पाकिस्तान की जनता इसमें बहुत त्रस्त है। 270 रुपया लगभग वहां पेट्रोल चल रहा है, और वो दाम रोज हर दिन बढ़ रहे हैं, और अनेक वहां पे महंगाई का ऐसा मार है, लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, भोजन की हर वस्तुएं महंगी हैं, हर प्रकार की समस्या, बिजली कई बार 24 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे तक कटी रह रही है, और बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है। और वहां की जनता भारत में विलय को तैयार है। दूसरी बात है, महर्षि अरविंदो ने, वो एक बहुत बड़े संत रहे हैं, भारत की आजादी के लिए जेल गए और जेलों में उन्होंने साधना की, और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन अप्राकृतिक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान स्वतः ही भारत में मिल जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाए। और वीर सावरकर ने जब अंतिम समय में उन्होंने कहा अपने परिवार वालों से कि मेरी अस्थियां विसर्जित मत करना, जब उस दिन विसर्जित करना जब पाकिस्तान भारत में मिल जाए और पाकिस्तान में बहने वाली नदी भारत में बहने लगे। और इसीलिए आज भी उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। तो हर एक की कहीं ना कहीं ईश्वर सबकी सुनता है, और वास्तव में उनकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। और उसी इच्छा के, क्योंकि पीओके न्याय संगत है कि वो भारत में मिले, सिंध मिले, और पूरा पाकिस्तान भारत में मिले, और भारत का फिर से जो सीमाएं जो कट गई थी फिर से जुड़े, भारत विकास करे। और अगर इस दिशा में योगी जी ने जो बात कहा है, तो मैं बीजेपी का और श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का मैं सम्मान करता हूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, आप किस तरह से लेते हैं अखंड भारत का जो सपना है, या योगी का जो प्लान है सिंध को लाना है, क्या है इसके पीछे? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक सिंध प्रांत का सवाल है और वहाँ के सिंधी जो हिंदू हैं उनका सवाल है, ये योगी जी एक जो है सिंधी सम्मेलन में बोल रहे थे। तो एक तो उनका ये नज़रिया ये था कि बिल्कुल ये बृहत्तर भारत की जो कल्पना पहले से की गई है, और आरएसएस का एजेंडा भी, हालांकि अपने बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं शामिल किया इसको, लेकिन हाँ आरएसएस ने ज़रूर इसकी कल्पना की है। तो
एक तो क्या है कि जब किसी सभा में वहाँ से सिंधी लोग जो है बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं और हिंदुस्तान में हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोग वहाँ से अभी वीज़ा लेके आए, अभी तक उनको पूरा यहाँ का नागरिक भी नहीं बन पाए हैं लेकिन रह रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें आप पूरे कई जगहों पर आप देखेंगे तो बहुत सारी संख्या में लोग हैं और उसका सिर्फ एक कारण है कि वहाँ से प्रताड़ित हुए तब यहाँ चले आए, हिंदुस्तान चले आए। तो वहाँ की आबादी को जो है एक तरह से हिंदू आबादी को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा और वो लोग यहाँ चले आए। अब एक दूसरी बात है कि सिंध प्रांत को मिलाने की बात जो योगी जी कह रहे हैं, तो दूसरी अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला कि पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान था तो उसको मिलाने की बात करो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ठीक है कि आप किस तरह से मिलाएंगे और क्या करेंगे। अभी तो आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों का भी मामला अभी बसाहट नहीं हो पा रही है, इतने लोगों को किस तरह से बसाएं, ये बहुत सारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी चीज़ को मिला लेना और फिर उसको उसकी व्यवस्था करना एक अपने आप में कठिन काम है। एक तीसरी बात यह है राखी जी कि आप देखिएगा अभी जो है 80 और 20 की बात करती भारतीय जनता पार्टी, अब पता चला 20 उधर से जोड़ ले आए। अगर पाकिस्तान पूरा लेंगे या वहाँ से ले आएंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी ना, जिनकी बात करें मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। अगर पूरा पाकिस्तान लेते हैं तो उनका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा इनको। तो एक जो सबसे ख़ास बात है जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को 2 भागों में इंदिरा गांधी ने बांट दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी आप देखेंगे पिछले दिनों में होती रही हैं, जब पाकिस्तान जो हिमाकत करता है हिंदुस्तान के खिलाफ और जब हिंदुस्तान उसका जवाबी कार्रवाई करने की धमकी देता है उनको, तो लगता है कि पाकिस्तान का जो है वो जो है अस्तित्व मिट जाएगा और ये बात सच है। लेकिन सवाल है कि ये लड़ाई कैसे करेंगे, किस तरह से उनको कब्जा करेंगे, क्या इनकी भूमिका है। या योगी जी शायद 25 साल बाद बता रहे हैं ना कि 500 साल इसमें लगा, 25 साल बाद वहाँ पर जो है हो सकता है कि वहाँ हो जाए। तो योगी जी बहुत दूर दृष्टा भी हैं और वो सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि ये मौका उनको ही मिले कि सिंध प्रांत को हिंदुस्तान में मिलाने का। तो एक जो लंबा जो भी सोच है, लेकिन हमें लगता है कि सिंधी समाज के सम्मेलन में योगी जी ने जिस तरह की बात की है, निश्चित रूप से देश हित की बात की है, तमाम चीज़ें के और उनकी परेशानियों को लेकर के ज़रूर ये बयान दिया होगा। और नहीं तो हमें नहीं लगता कि आने वाले 25 सालों में कोई भारत की ऐसी योजना है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को मिला ले या पूरे पाकिस्तान को मिला ले। ऐसी कुछ स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, और ऐसी परिस्थितियां जैसे कहा कि पूरा विलय हो जाए, ऐसा कहने में लग रहा है, लेकिन वाकई में इसको प्लान करके देखें या इसको एक इमेजिनेशन करके देखें कि क्या ऐसा हो सकता है, तो ये इतना आसान नहीं है। आप वर्तमान में स्थितियां देख लीजिए उठा करके, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर स्थानीय विद्रोह है तो सत्ता को लेकर विद्रोह तो रहेगा, चाहे बलूच का हो या अन्य सिंध प्रांत में हो या अन्य जगहों पर विद्रोह तो है। लेकिन विद्रोह का मतलब नहीं कि उसको हिंदुस्तान कब्जे में कर लेगा। उसके लिए हिंदुस्तान को एक बड़ी योजना बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाने के लिए। और शायद ये अभी हमको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से सिंध प्रांत या पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अनीता जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जहाँ भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा राखी जी बंटवारा कर दिया कांग्रेस ने, तो क्या इनके घर में 2 भाई 4 भाई या परिवार में कोई भी उन लोग का क्या बंटवारा नहीं हुआ? बंटवारा कौन नहीं बात, बंटवारा तो 2 भाई जो एक माँ के उदर से जन्म लेते हैं वो बंट जाते हैं। ये तो देश था, ये तो प्रांत था, तो ये इसका बंटवारा हो गया तो कौन से बड़ी बात। और दूसरी बात, अभी 5 राज्यों में चुनाव का समय है और उस समय इस तरह की बात योगी जी का बोलना बिल्कुल अनैतिक है। मैं इसे पूरी तरह से अनैतिक मानती हूँ। हिंदू आप ले आइएगा, पाकिस्तान को ले आइएगा, आप सिंध को ले आइएगा, तो फिर वहाँ के मुस्लिम को आप कहाँ रखिएगा? क्योंकि तो आप तो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, फिर वहाँ के मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे, मुस्लिम बहनें कहाँ जाएंगे? उसकी भी आप व्यवस्था कीजिए। पहले तो वो बताइए कि आप भारत देश में लोग त्रस्त नहीं है? यहाँ महंगाई की स्थिति पूरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से लोग यहाँ लोग बेरोजगारी से त्रस्त हो रहे हैं, यहाँ लोग सुरक्षा से त्रस्त हो रहे हैं। इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? यहाँ जब आप पिला दीजिएगा तो यहाँ कहाँ से आप रोजगार दीजिएगा, यहाँ कहाँ व्यापार दीजिएगा, यहाँ की आप कहाँ खर्चा कीजिएगा, यहाँ की महंगाई को कैसे रोकिएगा? इस पर कोई विचार नहीं आते। आप वहाँ मिला लीजिएगा और इसको छोड़
रखिएगा, चुनाव के समय 5 दशक चुनाव के मद्देनजर अभी इस तरह की बात भाजपा के किसी भी सदस्य को बोलना बिल्कुल निरर्थक है और मैं इसे बिल्कुल अनैतिक मानती हूँ। जी। ठीक है अनीता जी, बस एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज़ में, तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है या वहाँ से नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा प्लीज़ इसको देखिएगा। आवाज़ आपकी आई है बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। बाबा महादेव जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कि अभी हमारे मतलब भाई साहब कह रहे थे कि कई मुश्किलें हैं, ये मैं मानता हूँ कि किसी चीज को विलय करने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं और इतना आसान नहीं है और उसको करने में भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। लेकिन एक बात और है, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन बहुत अत्याचार हो रहे हैं और बहुत मुश्किलें हैं। इसलिए कई बार बहुत मुश्किल कार्य और बहुत मुश्किल निर्णय लेने पड़ते हैं कुछ लोगों के हित में और वहां के हिंदुओं के लिए, सिंध परिवारों के लिए, क्योंकि आए दिन उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं। तो संत हृदय के नवनीत समाना, योगी जी एक संत भी हैं और बैकग्राउंड उनका है आध्यात्मिक, और इस प्रकार से उनके मुख से यह वचन शोभा भी देता है, क्योंकि वहां के हिंदू जो मारे जा रहे हैं, वहां तो पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई भी रहनुमा नहीं है। हर तरफ वहां पे राजनीतिक अस्थिरता है, अराजकता है और ऐसे समय में उनका ख्याल लेना, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है काफी। और हमारे गुरुदेव ने कभी कहा था कि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है लेकिन पहले की चोटें बेकार नहीं जाती। आज योगी जी के जिस बात को कल्पना परिकल्पना मात्र समझा जा रहा है, यही भविष्य का सच है। लोग लिख लें, आने वाले समय में यही होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ते है नहीं। जो हमारा था उसे हमें मिलना ही चाहिए और वाकई 20 से 40 हो जाए लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। यू कैन नॉट चेंज द ट्रूथ बट द ट्रूथ कैन चेंज यू। तो अब उसके लिए बहुत सारे और रास्ते हो सकते हैं। ईश्वर बहुत बड़ी कृपा होती है उनकी और बहुत सारे रास्ते बनेंगे और एक भारत ही है जो सबको समाकर और सबको समझाकर और सबको संतुलित करके, और आज भारत देश को ऐसा नेतृत्व मोदी जैसा, योगी जैसा मिला है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा होगी और ये सब कुछ संभल कर और बहुत अच्छे रास्ते निकलेंगे और भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। और ये भी जो अभी कल्पना समझी जा रही है वह वास्तव में भारत में मिलेंगे और पाकिस्तान की जनता, इवन की मुस्लिम समुदाय भी वहां ये चाहते हैं कि हमें मोदी जैसा शासन मिले, मोदी जैसा एक विकास और सब धर्म सब भाव और सबको लेकर चलने की भावना जो है वो ऐसा मिले। ठीक है गौरव जी, अभी कांग्रेस ने एक बात बोली थी, जैसा कि अभी बाबा महादेव जी ने कहा कि आ जाएंगे तो सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है कि आप यदि सिंध को लाते हैं या पूरे पाकिस्तान के विलय की बात करते हैं या इस दिशा में यदि सोच भी रहे हैं तो वहां के मुस्लिम्स का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक चीज जोड़ूंगी, पाकिस्तान को आज किस नाम से जाना जाता है, उसकी जो एक कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी जो है, उसकी एक छवि जो है, क्या उसके साथ साथ हम वो भी यहाँ ले आएंगे। हमने कितनी चीजें देखी हैं, कितना बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसको हम कैसे यहाँ एक कल्पना कर सकते हैं लाने की या विलय करने की। तो भारत में विलय कराने जैसे किसी योजना पे काम नहीं चल रहा है। हाँ, आप देखिए इस विचारधारा का संघर्ष, इस मांग का संघर्ष पाकिस्तान के अंदर ही 1952 से ही शुरू हो गया था, जब बलूचिस्तान ने ये ऑफर दिया कि हमको भारत में सम्मिलित किया जाए, भारत में समाहित किया जाए, लेकिन नेहरू जी ने उसको इनकार कर दिया और बल्कि बेइज्जत करके उन लोगों को भगाया। और अंततः क्या स्थिति हुई, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, पाकिस्तान ने बंदूक के बल पर उसको कब्जा कर लिया। वही सेम स्थिति सिंध प्रांत के साथ भी हुई। सिंध प्रांत भी भारत के साथ विलय चाहता था, परंतु सिंध के ऊपर भी जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया या स्वतंत्र रहना चाहता था। वो मांग अनवरत वहां चल रही है। ये संघर्ष, अंतर संघर्ष से वहां के लोग जूझ रहे हैं। और जो भारत से जो लोग गए थे, जो मुजाहिर लोग थे, जो वहां कहे जाते हैं, जो वहां का एलीट क्लास है, जो सरकार की सारी सुविधाओं को भोगता है, वो उनके ऊपर एक शासक के रूप में आज भी शासन करता है, उनको गुलाम बना करके रखा है। जिनकी वहां पर हजारों साल से पीढ़ियों के जो प्रमाण है, जो हजारों वर्ष से रह रहे हैं, आज वो वहां पर गुलामी की अवस्था में चले गए और वहां का पूरा शासन, जो यहाँ से लोग गए थे, जो ताकतवर लोग थे, जो शासन प्रशासन में आए, उनके हाथ में चला गया। और अब तो ये हालात हैं कि वहां की जमीन को चीन जैसे देश को भी बेचा जा रहा है और चीन भी वहां पे एट्रोसिटीज कर रहा है। तो ये मांग वहां से उठ रही है।
भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव प्रपोजल नहीं भेजा है। लेकिन हाँ, यदि सेंसस हो जाए सिंध में, बलूचिस्तान में, पीओके में, तो आप देखिए 100 में से 100% लोग वहां के मूल जो हैं वो भारत के पक्ष में आ जाएंगे और कहेंगे कि भारत में हमको विलय होना है। क्योंकि अभी देखिए पीओके में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, वहां की सारी जनता सड़क पर उतर गई और वो चाहती है भारत में विलय, क्योंकि कश्मीर का जिस तरह से विकास हो रहा है उसको देख करके आज वहां पर यह स्थिति है कि खाने के लिए आटा, दाल, चावल की कमी है, बिजली बिल्कुल। नहीं है, गौरव जी, इंटरनेट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो वो गौरव देख जी, रहे हैं कि किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है। देखिए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों आपस में एक हो गए, उनका आपस में विलय हो गया। पूरा यूरोप 27 देश आपस में लड़ते थे, कहीं ना कहीं उनमें आपस में द्वंद्व रहता था। पूरा यूरोपियन यूनियन के रूप में आज यूरोप एक हो गया। इसी प्रकार दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो जो देश, जो भूखंड भारत से सांस्कृतिक रूप से एक था, धार्मिक एक रूपता थी, सिंध में भी देखिए जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का शहर वही है, तमाम हमारे हिंगराज के मंदिर वहां हैं, देवी का हमारी शक्तिपीठ वहां पर है। तो बहुत सारी ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान हैं वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर हैं। और ये जो सांस्कृतिक कनेक्ट होता है वो 10, 20, 50 साल का नहीं होता है, ये जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसको पूर्व जन्म की बात याद होती है और वहां का जब वो स्थान बताता है तो वो सारी चीजें निकलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा भूखंड जो है सांस्कृतिक रूप से एक है, धार्मिक रूप से एक है। तो ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आएगी, अवश्यंभावी आएगी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को बनाया गया और पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सिखों को भारत के सांस्कृतिक एक रूपता से अलग करने का काम अंग्रेजों ने किया, भारत के दिमाग को ही, भारत के लोगों के दिमाग को ही एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया, वो कभी ना कभी वो टूटेगा। क्योंकि कभी भी ऐसे जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता। हाँ, भारत में 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जो डेवलपमेंट पे काम की और तेज गति से काम की, और इस डेवलपमेंट ने एक नया नैरेटिव, एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश बिखेरा है पूरे दुनिया के सामने। चाहे वो कोरोना काल का टाइम रहा हो या फिर अब जब दुनिया के निवेश भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो, G20 का जो समिट हुआ उसमें आपने देखा 55 ऐसे देश जो उपेक्षित थे, उसको भारत ने किसी प्रकार यूरोपियन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाई। ठीक है बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट गौरव जी, तो कहीं ना कहीं लेकिन बड़े बड़े इवेंट में और सिंध प्रांत को लाने के लिए या इधर विलय कराने के लिए या एक अखंड हिंदुस्तान का सपना, अच्छी बात है, हम सपना देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा से उन बातों पर भी जाएं। एक आपने कहा था ना कि यदि एक प्रॉपर गणना हो जाती है, वहाँ की तमाम चीज़ें हो जाती तो चीज़ें आएंगी। हम उन रेशियो पे भी बात कर लें, 80-20 के जो रेशियो पे यदि हम बात कर लें, कैसे हम उसको कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करेगी इन चीज़ों को? ये तो बहुत एडवांस स्टेज की बात राखी जी आप कर रही हैं। संविधान और कानून सारी चीजों को अनुकूल बना देता है अगर कोई स्टेट कानून के हिसाब से चलता है। आतंक और तानाशाह के हिसाब से जब कोई देश चलता है तो वहां तमाम अनियमितता पैदा होती है। यहाँ पर सिंध की केवल बात हो रही है। सिंध के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, तो सिंध की कहानी वही है जो बलूचिस्तान की है, जो पीओके की है। और आज आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो कटोरा छाप पाकिस्तान आज बन गया है, 300 रुपए किलो आटा है वहां पर, उसकी मुद्रा नीचे गिरती चली जा रही है। वो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करने की एकमात्र कंट्री बन करके रह गया है। तो पाकिस्तान से उम्मीदें लोगों की समाप्त हो चुकी हैं। जब वहां के नागरिकों की उम्मीद अपने स्टेट से, अपने शासन से समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से वहां पे विद्रोह होता है और तमाम लिबरेशन भी और शांतिपूर्ण वहां पे एजिटेशन हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसके पास हो जाएंगे? स्वाभाविक है कि उनका जो पेरेंट मुल्क है, पेरेंट देश जो है वो भारत ही है। और बहुत दिन नहीं हुआ, 7 दशक पहले ही वो हमसे अलग हुए हैं, तो वो भारत की तरफ ही आएंगे। और ये भारत का नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उनको स्वीकार करें। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की तरह नहीं कि भारत को काट काट करके अलग करते रहो और अपना एक एक गुर्गा, एक एक सामंत बैठा दो और लूटो खाओ।
भारतीय जनता पार्टी उस सोच की पार्टी नहीं है, ठीक समग्रता है। में विश्वास करती है, अंत्योदय में विश्वास करती है, और इसीलिए इसकी योजनाएं जमीन पे उस तरीके से दिखाई देती है। चलिए ठीक है, एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से आ गई है कि हम पूरे पाकिस्तान की अभी शुरुआत में चर्चा में बात कर रहे थे, तो उसे हम एक साइड में रख दें। फिलहाल सिंध पे ही फोकस भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि उसी के लिए स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ का आया और वो कहते हैं कि यदि वहां पर प्रॉब्लम है और इस तरह से हम चीजों को ला सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये हो। पर ठीक है, क्योंकि बात आई है तो इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। अनीता जी, हाँ कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। वो सिंध की चिंता कर रहे हैं, भारत की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत मांग रहा है रोजगार, क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत मांग रही है सुरक्षा, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये जब चुनाव आता है तभी इनका हिंदुत्व जागता है। बाबा महादेव जी, ये सब चुनावी स्टंट है, हिंदुत्व और धर्म के नाम पर ये छलांग लगाते हैं। अनीता जी लेकिन हिंदुत्व अनीता जी जी। लेकिन बीजेपी और अभी बाबा महादेव जी कह रहे थे अब से कुछ देर पहले कि यदि जैसे बीजेपी ने भी कहा कि वहां पे बहुत सारे हिंदू परिवार हैं और बहुत ज़्यादा यातनाएं हैं उन पे, वो परेशान हैं, उनकी ये आवाज़ है कि हमको यहाँ पे बुला लिया जाए, और इस दिशा में यदि योगी आदित्यनाथ ने सोच लिया तो गलत क्या है? ये उधर से सवाल है। गलत मैं नहीं कर रही हूँ राखी जी, मैं हाँ। अभी भी गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पहले हिंदुस्तान को ठीक करें। हिंदुस्तान में आप आटा पर जीएसटी लगा दिया, आप वहां के आटा की दाम बता रहे हैं, आप हिंदुस्तान में आटा पर जीएसटी लगा दिए। आप हिंदुस्तान में गंगा, पवित्र गंगा बहती है, उस पर आपने उसके जल पर जीएसटी लगा दिया। तो आप तो भारत में इस तरह से कर रहे हैं, वहां के लोग आएंगे तो क्या, तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे? हमारी सुरक्षा अरे पर उनके कैसे? पास आज तो हम संसाधन बहुत सुरक्षित नहीं है। है। हिंदुत्व पास हिंदुत्व संसाधन करके रिसोर्स की चुनाव के कमी नहीं समय है। हिंदुत्व क्यों जागता है आपका? हिंदू चुनाव के वक्त ही आपका अच्छी बात है, अगर वो लाते हैं तो सारे देशों को एक कर दे, सारे राज्यों को एक कर दे, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। पर हर भारतीयों को सुरक्षा, हर भारतीयों का पेट भरा होना चाहिए, हर भारतीयों के घर में रोजगार होना चाहिए, पहले वो सुरक्षा दे। हिंदुत्व जागता है इनका, तभी धर्म इनका जागता है, तभी जब चुनाव आता है। चुनाव के पहले ही क्यों नहीं हिंदुत्व और धर्म इनका जागता है? उस समय क्यों सोए रहते हैं? आज ये छलांग लगा रहे, ये चुनावी स्टंट है इनका, होना जाना अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाबा महादेव जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जैसे दीदी जी हम कह रही थी, तो हम संत होने के लिए हमें न्याय संगत बात रखना बहुत जरूरी है। ये जैसे कह रही थी, तो क्या कांग्रेस ने बहुत ज्यादा रोजगार दिया था? आज बांग्लादेशी रोहिंग्या देश के अंदर भरे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि महंगाई, आज पहले 2-2 दिन तक लाइन सिलेंडरों की लगती थी, आज घर पर सिलेंडर पहुंच रहे हैं आज। और हर जब सोना कभी 4,000 रुपया 10 ग्राम था, 60,000 हुआ पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य हर चीजों का रेट बढ़ रहा है, और बीजेपी ने सिर्फ बातें नहीं की, राम मंदिर के मसले को सुलझाया है, और काशी में कॉरिडोर बनाया है, उज्जैन में कॉरिडोर बनाया है, 370 खत्म किया है, अनेकों समस्याओं का समाधान किया। और मोदी जी का मैं सम्मान करता हूँ। आपने कहा कि मतलब कि 70 साल से कांग्रेस को सरकार मिली थी, हिंदुओं के लिए इन्होंने सिर्फ षड्यंत्र ही बोया है। 1991 धर्मदान एक्ट कहाँ का न्याय है? धारा 30 से कहाँ का न्याय है? गौ हत्या, गौ संरक्षण करने वाले संतों पर गोली चलाना कहाँ का न्याय है? उसके ऊपर से जनसंख्या वृद्धि में हम दो हमारे दो, और उसके पश्चात हम दो हमारे 70, ये कहाँ का न्याय है? उसके पश्चात इमरजेंसी लगाया कांग्रेस ने, कहाँ का न्याय है? 1984 के दंगे कहाँ का न्याय थे? कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं पे जहर बोया है, षड्यंत्र किया है। बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का इस देश के अंदर जीना मुश्किल होता। लेकिन इसलिए ये हमेशा बेरोजगारी पे, अगर उन्होंने कहा है सिंध के पीड़ित हिंदुओं का, और कह रहे हैं कि भोजन नहीं है, भोजन तो सब लोग कर रहे हैं। अब जो कार्य करेगा इस समय रोजगार भी है, थोड़ी सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, सब्जियां बन जाएंगे, सब ठीक है, अपना रोजगार करने का सुविधा है। और आज कांग्रेस के राज में यहाँ बम फट रहा है, वहां बम फट रहा है, उस मंदिर में फट रहा है, इस मंदिर में फट रहा है। रोज घोटाले कांग्रेस करती थी, 50,000 करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, 11 लाख करोड़ का घोटाला। मोदी जी जब से आए तब से एक बम नहीं कहीं फट रहा है, तब से घोटाले नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनको पीड़ा हो रही है। लेकिन मैं कांग्रेस को आड़े हाथ दे लेता हूँ कि कांग्रेस संसार है, कांग्रेस का मेरा कोई जवाब नहीं। हाँ, मैं बीजेपी से कहता हूँ कि भैया जो ये गंगा जल पे
गलती है इसको थोड़ा सा संभालिए, देश को और बेहतर बनाइए। और हमें बीजेपी से उम्मीद है, कांग्रेस से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको 70 साल दिया गया, इन्होंने देश का हिंदुओं की बेड़ा गर्क कर दिया। और इसलिए मैं अब मोदी जी से ये है कि ठीक है, जो चीजें हैं उन्होंने देश को संभाला है और सेना को मजबूत किया है। कहीं पत्थर पड़ते थे, यही कांग्रेस थी जब सेना के सैनिकों पे पत्थर पड़ा करते थे, तब ये कांग्रेस वाले मतलब मुंह छिपा के घूमते थे, कोई सेना के साथ नहीं देते। आज मोदी जी के राज में सेना पूरी तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है। चीन आंख नहीं दिखा पा रहा है, पूरे देश के लोग सैल्यूट कर रहे हैं भारत को, भारतीयों का सम्मान बढ़ा हुआ है। कांग्रेस का तो एक पीएम ऐसा था कि वो गूंगा बना पड़ा था, पीछे वो मैडम जी का गुलाम बना पड़ा था, बोल नहीं निकलती थी। क्या किस मतलब शर्म आती है पीएम कहते हुए उसको कि एक आवाज नहीं करता था, क्या देश चलाएगा वो? राहुल गांधी जिसको एबीसीडी का पता नहीं है और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, अभी आलू से सोना बना रहे हैं, कहीं पे 75 करोड़ और 75 लाख कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसे बयानबाजी और हमारे देश के विरुद्ध ही, भारत के विरुद्ध बयान विदेशों में देकर आते हैं। कांग्रेस तो कहां से हम करें? इसीलिए कांग्रेस तो बिल्कुल बात ही मत करिए अभी बहुत। और पीछे वहां पे मैनिफेस्टो निकाला है कर्नाटक में, मुस्लिमों के लिए सारी सुविधाएं, हिंदू क्या मतलब भूजा बेचने जाएंगे? ठीक है तो बाबा महादेव जी, बातें और समुदायवाद की बातें और पक्षपात करती है, इसलिए ये तो बात ना ही करे तो सही है। चलिए वापस आऊंगी, ठीक है। मोदी जी से कहता हूँ कि और बेहतर बनाए। और अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं, बाबा महादेव जी हिंदुओं का अगर ख्याल लिया है तो मैं जवाब उसके लिए देना बहुत चाह रही हैं। बधाई और धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। और आगे यद्यपि मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किलों को हल किया जाएगा और हल होगा, क्योंकि श्री राम साथ है इनके। श्री राम का ठीक मंदिर है, इन्होंने बाबा बनाया, महादेव जी कुछ तो भगवान उनके साथ जवाब देना चाह रही हैं अनीता जी, सुने, उनको भी सुने। हाँ अनीता जी बोलिए। जी राखी जी, क्या आपने कुछ बोला? मैं सुनी नहीं। मैंने कहा आप कुछ कहना चाह रही थी, बीच में जवाब देना चाह रही थी। जी जी, मैं कह रही हूँ कि आप कहते आप संत हैं, लेकिन आपकी भाषा तो संत वाली नहीं लग रही थी। संत का मतलब ही शांत होता है, लेकिन आप तो इस तरह से उखड़ रहे हैं कि लग रहा है कि संत का मतलब होता है संतों के ऊपर जो आपने किया, सुनिए बाबा महादेव जी, गोली चलवाना, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। पावनी ब्राह्मणों की हत्या करवाना, क्या कांग्रेस के राज में हिंदू खत्म हो गए थे, मुस्लिम थे सिर्फ? आप गलत बयानबाजी मत करें। आप बाबा है तो सब की तरह बात करें, आप गलत बयानबाजी कांग्रेस पर नहीं करें। आप क्या कर रहे हैं? टीपू सुल्तान को माला पहना रही हैं, महिला मंडन कर रही हैं। शर्म नहीं आती कांग्रेस पार्टी को इस तरह का कृत्य करने में? नहीं है। और राहुल गांधी जी के बारे में आप बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आपके प्रधानमंत्री कैसे कैसे आप शब्द बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पटाओ, आपको वो भाषा आपको याद है? आप क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी देश के, उनकी इज्जत मैं भी करती हूँ, मैं भी उनको सम्मान देती हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या किसी को बोलने देते हैं? प्रधानमंत्री जी के सामने किसी नेता की हिम्मत है कि खड़ी हो जाए? आप क्या बात करते हैं कि मैडम का ये और वो? आपको शर्म नहीं आती किसी महिला पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करते हुए? सोनिया जी से आपको क्या चिढ़ है? बाला जी वो क्या बात करेंगे? गंदे कर्म पकड़ी हुई थी, वो क्या हमारे देश का भला करेगी? बहू होकर और के बहुत मोदी की तरह होना बहुत मुश्किल है। अरे सत्ता लोभी है, सच्चाई स्वीकार करना सीखिए। सत्ता लोलुप है। हमने सच्चाई कहा, उन्होंने तो तो भागों पर कहा गोलियां चलवाया था कांग्रेस ने, और वो हमें पीड़ा सुनी नहीं है। तो क्यों सत्ता के 1951 देखिए ऐसी नोकझोंक में ऐसा नहीं हो कि जो वो सिंध में परेशान हैं वो वही सोच रहे हो कि हो क्या रहा है, हम पता नहीं किसके तरफ हमें ले जाएंगे, हमें कांग्रेस ले जाएगी कि बीजेपी ले जाएगी कि संत महात्मा ले जाएंगे। वो परेशान हो के निर्णय ना बदल दें। कम से कम ऐसी बात तो हो कि कुछ निकले इस चर्चा से। लोकसभा में नाटक करते हैं, डांस क्या बोलते हैं आप? मैं प्रधानमंत्री के बारे में बोलना नहीं चाहती, एक शब्द मैं उनके बोलने पर के साधु और संत प्रचारक हैं, आप भाजपा के प्रचारक हैं, आप के प्रचारक हैं। ठीक है अनीता जी और बाबा महादेव जी, ठीक है मैं भी हिंदू हूँ। ठीक है। तो मैं क्या आरपी श्रीवास्तव जी बिना किसी सवाल के आपकी प्रतिक्रिया। नहीं देखिए राखी जी एक बात तो तय है कि प्राचीन भारत में जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी से ही शुरू होती है। निश्चित रूप से एक तरह से भारत की जो है, भारत अब देश जब बना उसके पहले से ये सभ्यता है, तो ये सभ्यता पूरे दुनिया में
एक तरह से फैली। सनातन धर्म के आप लोग सवाल बाबा इस बात महादेव का जी, बाबा महादेव जी, आरपी श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, उनकी बात रखने सवाल दीजिए। इस बात का है कि जो योगी जी ने बयान दिया और जिस तरह से बयान दिया, एक जो बड़ी व्यवस्था लगा, ये अगर मान ली सिंध प्रांत के लोग नाराज़ हैं या वहाँ एजिटेशन हो रहा है, भारत में मिलना चाहते हैं, पीओके के लोग मिलना चाहते हैं, बलूच के लोग मिलना चाहते हैं, वहाँ की जो लोगों की, स्थानीय लोगों की कंसेंसस है। लेकिन दो बातें, अभी देखिए, दो बातें नहीं हो सकती हैं। एक तो ये कि जब आप पाकिस्तान मिलाना चाहेंगे, बांग्लादेश मिलाना चाहेंगे, बृहत्तर भारत बनाना चाहेंगे, तो रोहिंग्या को क्यों भगा रहे हैं भाई, उनको भी रख लो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक सिंधी समाज का सवाल है, निश्चित रूप से ये देखा गया है, हम लोगों से आके लोग मिलते भी हैं राखी जी, और जो वहाँ से पलायन होकर के आ रहे हैं उनके साथ जाती हुई है, इसमें पक्की बात है। वहाँ हमारे हिंदुओं की संख्या कम है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है वहाँ पर, तो इन सारी चीज़ों की प्रताड़ना तो होती है। जहाँ आबादी बहुसंख्यक होती है वो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक आबादी को दबाने का प्रयास करती है। तो जो ये मसला सामने आया है और जिस समय आया है, तो हमें लगता है कि सिंधी समाज के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है सिंधी और सिंध प्रांत को लेकर के, एक तरह से उनको एक ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है या उनके दुखों पर मरहम लगाने का काम किया है। लेकिन जहाँ तक सिंध प्रांत को भारत में मिलाने की बात है राखी जी, उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया की ज़रूरत है। उसको किस तरह से मिलाएंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो है समुदाय इस बात के लिए सहमत होगा कि पाकिस्तान को तोड़ के हिंदुस्तान में मिलाया जाए, या फिर युद्ध। दो ही तरीका है, या तो लोगों की सहमति हो, तो ताकि जो अन्य देश, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो आपको सहमति दे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है राखी जी कि या तो युद्ध करके उसको अपने कब्जे में लिया जाए। तो ये दोनों बातें हैं। अब क्या भारत इसके लिए तैयार है? भारत की आंतरिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं, रोजगार है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अभी काम हो रहा है। कोई भी सरकार जो थी, चाहे पुरानी हो या नई सरकार, सब सरकारें लोगों के भले के लिए ही काम करती हैं, जनहित में काम करती हैं। लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी हिंदुस्तान में है। तो क्या इनको सबसे पहले यहाँ मजबूत होंगे, इसके बाद वहाँ पर जाएंगे, या इन सारी चीज़ों को करने के लिए कोई इनका रोड मैप है, या इनके आने वाले मैनिफेस्टो में, जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा, तो हो सकता है कि योगी जी सिंध प्रांत को मिलाने का भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, योगी जी संत हैं, महात्मा है, और अभी एक संत साहब बोल भी रहे थे हमारे सामने। इन लोगों की सोच है, बृहत्तर भारत की सोच बहुत अच्छी सोच है। और हमारा भारत इतना बड़ा था जिसका बंटवारा हो गया, अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पीड़ा हिंदुस्तान की है, लेकिन इसको किस तरह से मूर्त रूप देंगे, ये बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, गौरव जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, सिर्फ इस दृष्टि से देख लेना कि कैसे मिलाया जाएगा, उसका क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट भी है, बहुत बड़ी चिंता भी है। जिस तरह से चीन सीपेक को बढ़ा रहा है और ग्वादर पोर्ट को उसने ले रखा है और पूरे पाकिस्तान को अपने डेथ ट्रैप में फंसाता चला जा रहा है, तो भारत के लिए सुरक्षा का भी एक बड़ा खतरा एक खड़ा हो गया है, और वो भी पड़ोस से खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के क्षेत्र से खड़ा हो गया है। और इसके लिए अगर भविष्य में ऐसी स्थिति आती है कि सैन्य कार्रवाई की भी आवश्यकता पड़ी, तो निश्चित रूप से भारत को तैयार रहना चाहिए, और उस दिशा में हम तैयार भी हैं, क्योंकि गलवान में हम रोक सकते हैं, हम उनको दूसरे फ्रंट पर रोक सकते हैं, तो हमको इस फ्रंट पर भी सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ तो पाकिस्तान बाहें फैला करके, पूरा खोल करके पाकिस्तान के सभी भूखंड को चीन को बेचता चला जा रहा है, और चीन की साम्राज्यवादी नीति, विस्तारवादी नीति कहीं न कहीं भारत के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। तो इस दृष्टि से अगर हम सोच रहे हैं उस दिशा में, हमारे नीति नियामक जो रणनीतिकार हैं वो अगर रणनीति बनाते हैं, तो उसमें क्या बुरा है, करना ही चाहिए। जो पाप कांग्रेस ने किया है उसको धुलने का काम निश्चित रूप से जिस तरह से 2014 से मोदी जी कर रहे हैं, और भविष्य में भी उसी योजना के अंतर्गत जो गलतियां इन लोगों ने की है उसको सुधारने का, उसको वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की सरकारें भी करती रहेंगी। हमारी वही नीति है, देश को कमजोर करना, देश को तोड़ना, ये हमारी नीति नहीं है। देश को सुरक्षित रखना, देश को आगे बढ़ाना। ये गरीबी की बात कर रहे हैं, 1971 में गरीबी हटाओ के नाम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी गरीबी चिल्ला रही है। जिस तरीके से ये बात आज कही गई है, लगातार शासन में रहने वाले लोग
आज जिस तरह से जी, बात राखी जी। कही गई है, वाकई में इसके लिए काम करेंगे या फिर वाकई में जो कहा जा रहा है कि एक कार्यक्रम में कह दिया था तो बात आई गई हो जाएगी? मैं तो बस अब ये जानना चाहती हूँ। राकेश जी, ये सिर्फ एक कार्यक्रम तक की बात नहीं है। आप पिछले ज्यादा नहीं, 1 वर्ष का आप ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान में सिंध का अगर पा करके देख लीजिए, केवल हिस्ट्री देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एजिटेशन ना हो रहा हो, जिस दिन वहां पर कोई ना कोई पार्टी जो है वो सड़कों पर न उतर रही हो। दुनिया के अन्य देशों में भी लोग उतर रहे हैं। जिस तरह से तिब्बत की मांग दुनिया के सभी फ्रंट पर होती है कि हमारा तिब्बत मुक्त कराया जाए, उसी प्रकार वहां के राज्य भी कर रहे हैं। और वो स्वतंत्र राष्ट्र था एक समय में था, और उसी ऑटोनॉमी को वो मांग कर रहे हैं, उसी की वो बात कर रहे हैं। और भारत के साथ उनका रिश्ता रहा है, सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ता रहा है। और भारत अगर आगे बढ़ करके बाहें फैला करके उनके संरक्षण के लिए खड़ा होता है तो कौन खड़ा होगा? आप बताइए। यहूदियों के लिए भारत बाहें फैला करके खड़ा रहा। दुनिया में जो आइसोलेटेड जातियां रही, समाज रहा, सबको शरण भारत ने दिया है। तो वो तो हमारा हिस्सा रहा है, और उस हिस्से की बात करना कोई बुरी बात तो है नहीं। हमारी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, हमारी संस्कृति के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अनीता जी अभी कह रही थी कि ये एक चुनावी स्टंट हो सकता है। चुनाव के समय क्यों हमको हिंदुत्व की और ये तमाम चीजों की याद आती है? नहीं, चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, और ये सारी प्रक्रिया 500 साल से राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था ना। 522 साल के बाद वो मुद्दा हल हुआ। न जाने कितने चुनाव हुए होंगे। पिछले 7 दशक से ही लोकतंत्र है यहाँ पर। तो कितने चुनाव आए और गए। हर बार ये लोग ये जुमला उठाते हैं चुनाव की वजह से करें। तो आप डर क्यों रहे भाई? आप भी करिए। आप भी तो कर रहे हैं कर्नाटक में, ठीक है, टीपू सुल्तान का कटआउट लगा करके, औरंगजेब का कटआउट लगा, जिसने 30,000 मंदिर तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए, अनीता जी को समय की सीमा है। कन्वर्जन कराया। उसको माला पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहां पे तुष्टीकरण की पॉलिसी अपनाई हुई है, तो उस पर नहीं इनके पास जवाब रहेगा। ठीक है अनीता जी। जी, कांग्रेस जो कर दी और जो कर रही है वो आप लोग के बस की बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने निकाली। आप लोग तो खुद बेच रहे हैं। आप दूसरे देश को क्या बताएंगे? आप तो आप चुप रहे। मैं आप बोल रहे थे, मैं बोल रही थी। गौरव जी मत बोलिए। देखिए उन्होंने आपको पूरा सुना, प्लीज बोलने तो दीजिए। सरकारी विमान में बर्थडे मनाया है। चुप रहे। आप तो हवाई चप्पल वाले को जहाज पर चढ़ा दिए। आप तो हवाई जहाज पे चप्पल वाले को हवाई चप्पल कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। आप ही बोलिए तो मैं चुप हो जाती हूँ। गौरव जी प्लीज देखिए, वो आपके समय पे नहीं बोली थी और उनका भी उतना ही अधिकार है बोलने का। उनकी बातें तो आने दीजिए कम से कम कि वो क्या कहना चाह रही हैं, उन्हें बोलने तो दीजिए। बोलिए अनीता जी। जी बोलिए। कांग्रेस तोड़ती नहीं है, कांग्रेस जोड़ती। आज हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों को जोड़ा, जो सबों ने देखा। अब कांग्रेस का नाम लेकर और हिंदुत्व का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर ही आपके पास कोई मुद्दा नहीं। आप तो देश के सारी चीज को बेच दे रहे हैं अंडानी अंबानी के हाथ में। आप क्या बात करते हैं? आप हवाई अड्डा बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म स्टेशन बेच रहे हैं। आप क्या नहीं रेल बेच रहे हैं? आप क्या की बात कर रहे हैं? हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं हम। कहाँ एरोप्लेन और अडानी अंबानी पे चले गए? प्लीज हम थोड़ा अपने मुद्दों पे आ जाए। देश को बचाने की बात कर रहे हैं मैडम, तो पहले देश को तो अपने भारत को तो बचा लें। सब चीज निजीकरण हो रहा है तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या? जब सारी चीज निजीकरण ही हो रहा है तो आप देश बचाइए, अच्छी बात है। आप सिंध को क्या और दूसरे देशों को भी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारा भारत और विस्तार हो जाएगा। लेकिन भारतीयों को तो जो मिलना चाहिए वो दे दीजिए। कांग्रेसियों को रोजगार आपने कहा था दिया। ठीक है, चलिए समय की सीमा है और बाबा महादेव जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिएगा। चलिए बाबा महादेव जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। खैर ठीक है, समय भी हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है ये आने वाले समय में। अब कि जिस अखंड हिंदुस्तान का सपना देखा जा रहा है, जो बात की जा रही है, उसका स्वागत तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि पहले भारत को देख लीजिए। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि इसका कोई विरोध करेगा, लेकिन ये किस तरह से आई हैं बातें, किस तरह से इंप्लीमेंट होंगी, इसको किस तरह से देखा जा रहा है। बीजेपी भले कहते चुनाव से मत जोड़िए, लेकिन इस तरह पे जब इस तरह की चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें होती हैं। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, योगी का प्लान है, अखंड हिंदुस्तान है आने वाले समय में। अब एक ही सवाल है कि क्या वाकई में जिस सिंध प्रांत की बात हो रही थी, जो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ा अत्याचार है वहां पे, उनको यहाँ ले आएंगे, कांग्रेस कहती है सबको ले आइए, ये इतना आसान तो नहीं होगा। इसे सिर्फ महज कह लीजिए कि कह दिया गया है, क्योंकि इंप्लीमेंट की नजर से यदि देखा जाए तो फिलहाल तो
कई सालों तक कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। बाकी आने वाले समय में स्थितियां और साफ हो जाएंगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।